नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह कि प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को चाय पर बुलाया है। परिवार समेत अनिल बलूनी को उन्होंने चाय पर बुलाया है। लोधी स्टेट बंगले में चाय का न्योता दिया है। प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को पूरे परिवार के साथ चाय के लिए आमंत्रित किया है। 35 लोधी स्टेट वाला बंगला बलूनी को मिला है और करीब 20 साल से प्रियंका गांधी इस बंगले में रह रही थी, लेकिन फिलहाल अब वो इस बंगले से शिफ्ट हो रही हैं, गुरुग्राम जा रही हैं। उससे पहले उन्होंने अनिल बलूनी को पूरे परिवार के साथ चाय पर आमंत्रित किया है, क्योंकि बंगला अनिल बलूनी को ही अलॉट हुआ है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को पूरे परिवार के साथ चाय पर आमंत्रित किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को पूरे परिवार के साथ चाय पर बुलाया है लोधी स्टेट बंगले पर, जो कि प्रियंका गांधी अब ये बंगला खाली कर रही हैं, जिसे आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। बीते 20 साल से ये बंगला प्रियंका गांधी के पास था, वो परिवार के साथ इसी में रह रही थी, लेकिन फिलहाल 1 अगस्त से पहले उनको ये बंगला खाली करना है, जिसके बाद वो गुरुग्राम में अब शिफ्ट हो रही हैं। सेक्टर 42 में DLF अरालिया में उनको शिफ्ट होना है। उससे पहले, यहाँ से जाने से पहले, चूंकि अनिल बलूनी अब इस घर में आने वाले हैं, लिहाजा प्रियंका गांधी ने उनको पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया है कि आप हमारे यहाँ चाय पर आइए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी की तरफ से ये न्योता दिया गया है। अनिल बलूनी को पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है चाय पर। अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, एक बड़ा चेहरा है और अब वो इस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। उससे पहले उनको न्योता दिया गया प्रियंका गांधी की तरफ से। हमारी सहयोगी रंजीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी के बंगले का जिक्र कर रहे हैं हम, सरकारी बंगला उनको खाली करना है, क्योंकि जो नोटिस उनको मिला है वो 31 जुलाई तक उनको ये बंगला खाली करना है। इस पर कई तरह की पॉलिटिक्स हमने देखी, कई तरह के ट्वीट्स देखे, ट्विटर वॉर भी हुआ प्रियंका गांधी के बंगले को लेकिन अब जो समय आ चुका है, जब ये तय हो चुका है वो बंगला खाली कर रही है और DLF अरालिया में वो शिफ्ट हो रही है, उससे पहले ये जो जानकारी निकल कर आ रही है, अनिल बलूनी को उन्होंने इनवाइट किया है। 25 तारीख की जो लेटर है वो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 25 को उन्होंने लेटर लिखा था और अब ये तय अनिल बलूनी को करना है कि कब वो उनके पास जा रहे हैं या चाय पर उनके यहाँ आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिक्स से इतर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया था, अब वो क्योंकि वो बंगला खाली कर रही है, उससे पहले एक बड़ा जेस्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक हैप्पी एंडिंग वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि वो बंगला अब अनिल बलूनी को मिल रहा है, तो उनके जाने से पहले वो उस बंगले में एक चाय पर चर्चा करना चाहती हैं, या ये यूं कहें कि एक चाय पार्टी उनके परिवार को देना चाहती हैं। इस बाबत उन्होंने ये इनविटेशन दिया है। देखना हुआ कि अनिल बलूनी इस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं या नहीं, वो उनके पास आते हैं या नहीं चाय पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि प्रियंका गांधी ये बंगला खाली करेंगी और अब अनिल बलूनी उस बंगले में शिफ्ट होंगे। अनिल बलूनी से कोई बात हो पाई रंजीता? देखिए, ये जो लेटर निकल कर आए हैं ये प्रियंका गांधी के कार्यालय से आया है। उन्होंने इस बाबत अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि अनिल बलूनी प्रियंका गांधी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने निमंत्रण तो भेज दिया है, लेकिन अनिल बलूनी उसको स्वीकार करते हैं या नहीं, वो चाय पर जाते हैं या नहीं, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को चाय पर आमंत्रित किया है। हमारी संवाददाता रंजीता बता रही थी कि इस लेटर को लेकर अभी तक बलूनी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, मतलब निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं स्वीकार किया है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको राजनीति से इतर भी देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जिस बंगले को खाली कर रही है उसी में बलूनी को जाना है, इस वजह से उन्होंने आमंत्रित किया है चाय पर। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महिला द्वारा सेक्स रैकेट अपने घर से ही चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 7 लड़के और 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में सबसे बड़ा छापा, सबसे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, दूसरे राज्यों तक भी देह का व्यापार।
गाजियाबाद पुलिस भी हक्की बक्की थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस्म फरोशी का ये जाल इतना काला, गहरा और बड़ा कैसे हो सकता है। एक एक कर 8 लड़कियां मुंह छुपाए, आंखें चुराए बाहर निकली और सभी को एक के बाद एक गाड़ी में बैठा दिया गया। 7 लड़के भी पकड़े गए और इन्हें भी पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। दिल्ली से लगे गाजियाबाद की चकाचौंध के बीच शालीमार गार्डन के विक्रम एनक्लेव में जिस्म का ये गंदा धंधा चल रहा था। एक घर से ही ये पूरा रैकेट चलाया जा रहा था और साहिबाबाद पुलिस को इसकी भनक लग चुकी थी। पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां दिन के उजाले में जिस्म का काला खेल चल रहा था और आज से नहीं, लंबे वक्त से ये गंदा धंधा यहाँ चला जा रहा था। कस्टमर की डिमांड पर लड़कियां सप्लाई होती थी। अलग अलग जगह इन्हें गाड़ियों से भेजा जाता था। होटल्स में भी लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। दिल्ली एनसीआर के बाहर भी इनका पूरा कारोबार फैला हुआ था। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में भी इस गैंग की पूरी सप्लाई चेन थी। बाहर से भी लड़कियों को गाजियाबाद लाया जाता था। रिहायशी इलाके में जिस्म का गंदा धंधा लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी और जैसे ही मुखबिर के जरिए खबर मिली तो तुरंत गंदे धंधे के धंधेबाजों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर एक घर में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा एक रेड डाली गई। मौके पर 8 महिलाएं व 7 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोग वहां पर अनैतिक देह व्यापार के अपराध में लिप्त थे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पहले भी सेक्स रैकेट पर पुलिस की दबिश पड़ती रही है। पहले भी जिस्म के सौदागरों को पकड़ा जाता रहा है, लेकिन एक रिहायशी इलाके में इस कदर बेखौफ ऐसे धंधे को अंजाम देना वो चौंकाने वाला जरूर है। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18। 5 अगस्त को अयोध्या में इतिहास रचा जाना है। 5 अगस्त को वो होगा जो सनातन परंपरा से जुड़ने वाला हर इंसान चाहता था। राम मंदिर के भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, तो ऐसे में अब अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है ताकि ऐतिहासिक पल में कोई कसर न रहने पाए। 500 साल बाद वो दिन आया है जिसे दिवाली की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान राम को उनका पूरा घर मिलने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। ये दिन बेहद खास है। इसे और खास बनाने के लिए खुद सीएम योगी जुटे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया था और तैयारियों को देखा था, मगर अब जो 5 अगस्त को होने वाला है वो जलसा किसी भव्य दिवाली से कम नहीं होगा। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। यानी अयोध्या में तैयारी भव्य है और पूरे शहर को अभी से सजाया जा रहा है। हाईवे से अयोध्या की तरफ आने वाली सड़क पर पेंटिंग का काम जारी है। रेलवे ओवरब्रिज के खंभों पर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। मंदिर के किनारे लगी रेलिंग्स को भी पेंट किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। प्रत्येक घरों में हम अपील करेंगे यहाँ के साधु समाज से, यहाँ के संत महंतों से और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों से कि वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूर्व संध्या पर ही अपने घर में दीप जलावें। निश्चित रूप से इस वक्त इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मास्क के साथ और बहुत ही लिमिटेड संख्या में लोग रहेंगे जो कि इसका पालन करेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। ये आवश्यक इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसके बाद में मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। अयोध्या में 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना काल में हर वो एहतियात बरती जाएगी जो जरूरी है, मगर इस दिन को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है। कल जब सीएम योगी का अयोध्या दौरा हुआ तो उन्होंने निर्देश दिए
सभी से उन्होंने अपील की कि 5 अगस्त भूमि पूजन के एक दिन पहले से ही अयोध्या में दिवाली के पहले दिवाली मनाई जाए, अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाए ताकि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने करगिल वीरों को याद करने के साथ ही अटल जी की कविता का भी जिक्र किया और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से लड़ाई और हैंडलूम का ज्यादा प्रयोग करने की बात भी कही। आज मन की बात के 67वें संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने करगिल विजय दिवस और कोरोना महामारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21 साल पहले आज ही के दिन करगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। पीएम मोदी ने आज मन की बात में यूपी के छात्र उस्मान सैफी से बात की। उस्मान, बताइए कि आपने जो चाहा था वही रिजल्ट मिला कि कुछ कम आया? नहीं, जो चाहा था वही मिला है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वाह। अच्छा, परिवार में और भाई भी बहुत इतने ही तेजस्वी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस्वी हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा भाई वो थोड़ा सा शरारती है, बाकी मुझे लेकर बहुत खुश रहता है। अच्छा। मोदी जी ने मुझसे पूछा कि वैदिक मैथमेटिक्स देखते हो? मैंने कहा यस देखता हूँ, लेकिन मैं अभी तक उसके अंदर तक नहीं गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ और कुछ अच्छा हासिल करूँ। पीएम मोदी के मन की बात पर यूपी के अल्पसंख्यक विकास मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर उनका आभार जताया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी का एक हाथ में कुरान, दूसरे में लैपटॉप का सपना पूरा हो रहा है। आज ही के दिन करगिल फतह, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। करगिल यात्रा की तस्वीरें की साझा। प्रधानमंत्री ने करगिल यात्रा के दौरान की तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा कि उस समय भी मुझे करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। वेबसाइट पर जाने का आग्रह। पीएम ने कहा कि वो आग्रह करते हैं कि आज एक वेबसाइट gallantry-awards.gov.in पर आप जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में कई सारी जानकारियां मिलेंगी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। याद दिलाया अटल का मंत्र। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी का मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारे ये कदम उन सैनिकों के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। सैनिकों का मनोबल, सम्मान बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष्य, सभी कसौटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपदा को अवसर में बदला। बिहार में कई महिला सहायता समूहों ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब लोकप्रिय हो गए। बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने उच्च गुणवत्ता की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई बार इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और ये बात भी सही है। भोजपुरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र किया और उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। वहाँ की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी है जो कि भोजपुरी की एक बोली है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना संकट की आपदा को अवसर में बदलने का सही वक्त है। उन्होंने लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर संगम नगरी प्रयागराज में ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। विजय दिवस के मौके पर संगम के तट पर सैंड आर्ट के जरिए करगिल के शहीदों को याद किया गया। संगम के तट पर शूरवीरों को सलाम।
संगम के तट पर शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संगम के तट पर करगिल विजय गाथा। ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति का संगम। प्रयागराज में संगम के तट पर दुश्मनों से लोहा लेते देश के इन सैनिकों को देखिए कैसे फतेह की जा रही है दुश्मन की हर चौकी और शान से लहराता देश की आन बान शान तिरंगा। करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए करगिल के शहीदों को याद किया गया। रेत पर आकृतियां बनाकर खास अंदाज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के छात्रों ने सीमा पर तैनात देश के शूरवीरों को सैल्यूट किया। संगम के तट पर करगिल में युद्ध लड़ते भारतीय सैनिकों और लहराते तिरंगे की रेत से बनी मनमोहक आकृति जिसने भी देखी वो बस देखता रह गया। कई घंटों की मेहनत के बाद इस अनूठे सैंड आर्ट से करगिल की पहाड़ियों को बनाया गया और तोप से वार करते देश के वीर सैनिकों को दिखाया गया। देखिए कैसे भारतीय फौज दुश्मन की चौकियों पर कब्जा कर रही है। साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों को भी दर्शाया गया है। जिस तरह भारतीय सेना ने करगिल में अपने शौर्य से घुसपैठियों को खदेड़ा था, उनके बलिदान को सैंड आर्ट के जरिए याद किया गया। हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस पर एक सैंड आर्ट किया है जो कि कला के माध्यम से, रेत के माध्यम से है, और हम लोगों ने एक टैंक भी बनाया है और एक शहीद नौजवान भी बनाया है ताकि सर एक उनको सर याद किया जाए और उनको सर नमन किया जाए और एक सर उनको मोटिवेट किया जाए। संगम पहुंचने वाले तीर्थयात्री भी सैंड आर्ट को देख देशभक्ति की भावना से भर गए और राष्ट्रगान गाकर करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि दी। जिसने भी इसे देखा वो तारीफ करते नहीं थका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत काफ़ी मेहनत की है, बहुत गर्व की बात है कि बहुत अच्छा बना है। इनकी सोच जितनी अच्छी है उतनी आगे जानी चाहिए। सब लोगों को इनका सहयोग मिले। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि से मानो संगम में भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति का अनूठा संगम हो गया। प्रयागराज से ज्योतिराव फुले के साथ टीम न्यूज़ 18। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।